आज हमने रियल एनालिसिस पढ़ना स्टार्ट करना है। तो आज हम इसका चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 स्टडी करेंगे। बिकॉज उसमें बिल्कुल बेसिक सी बात दी हुई है। कल हम इसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि रियल एनालिसिस को स्लोली स्लोली और अच्छे से कवर करें ताकि सबके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो चलें कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है वो है अलजेब्रा ऑफ सेट्स। अलजेब्रा ऑफ सेट्स रियल एनालिसिस में अलजेब्रा ऑफ सेट का मतलब ये है कि जिसमें हम यूनियन, इंटरसेक्शन या कॉम्प्लीमेंट या किसी भी तरह का अगर हमें कोई रिलेशन किसी सेट में दिया है उसको डिस्कस करना अलजेब्रा ऑफ सेट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ए और बी हमारे पास कोई भी सेट है, अगर हम इन दो सेट को कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन करने से जो भी नतीजा हम निकालते हैं उस रिजल्ट को हम कहते हैं कि ये अलजेब्रा ऑफ सेट्स है। फिर उसके बाद आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट सिंपल वर्डिंग में आपको देखकर पता चल रहा होगा कि इक्वल सेट क्या होता है। किसी भी दो सेट को इक्वल तब कहते हैं जब ए इक्वल्स टू बी हो। अब क्वेश्चन ये राइज है कि सेट को हम इक्वल कैसे शो करवाते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि इक्वल का मतलब क्या है। अगर हम इसको जस्ट रीड करें तो रीड करने से साफ पता चल रहा है कि दो सेट्स को इक्वल दिखाना है। लेकिन इक्वल दिखाने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी दो सेट गिवन है तो आपने ये चीज चेक करनी होती है कि सबसे पहले वो जो आपको दो सेट गिवन है उस उन दो सेट की कार्डिनैलिटी सेम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पहले सेट में 3 एलिमेंट है, दूसरे में भी 3 होने चाहिए। अगर दोनों की कार्डिनैलिटी सेम नहीं है तो आप कहोगे कि वो इक्वल सेट नहीं है। सेकंड कंडीशन इक्वल सेट की ये होती है कि अगर आपके पास दोनों की कार्डिनैलिटी सेम है तो आपने ये देखना होता है कि उनके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनकी शक्ल भी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर पहले सेट में 1 2 3 है तो दूसरे सेट में भी 1 2 3 ही होना चाहिए। तब आप कहते हो कि आपके पास जो दोनों सेट्स हैं वो इक्वल है। अब मोस्टली क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है अक्सर वाइवा वगैरह में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। क्योंकि जारी बात है इंटरव्यूअर को पता होता है कि बच्चे को इसमें कंफ्यूजन होगी तो वो इक्वल सेट का और इक्विवेलेंट का फर्क पूछ लेते हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि इक्वल सेट में कार्डिनैलिटी भी सेम होती है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो शक्ल है जैसे 1 2 3 है, दूसरे में भी 1 2 3 है, ये दोनों चीजें सेम होती हैं। लेकिन जो इक्विवेलेंट है उसमें हमारे पास कार्डिनैलिटी तो उसकी सेम होती है मगर एलिमेंट सेम नहीं होते। एलिमेंट उसके डिफरेंट हो सकते हैं। तो हम कहते हैं कि वो सेट हमारा इक्विवेलेंट सेट है। तो ये इन दोनों में फर्क है। इसकी बुक भी मैं आपको पीडीएफ में सेंड करूंगी। ये आरजी बाटल की बुक से हमने रियल एनालिसिस पढ़ना स्टार्ट करनी है तो उसमें जो भी की पॉइंट्स है मैंने उसको यहाँ पे शॉर्ट करके लिख लिए हैं। फिर वहां पे आरजी वाटल ने एक डिफाइन की हुई थी एक डेफिनेशन व्हाट इज स्टेट इक्वेशन। हो सकता है कि कोई आपसे पूछ ही ले कि स्टेट इक्वेशन क्या होती है तो आप ज़ाहिर बात है कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ये वर्ड हम अक्सर नहीं सुनते स्टेट इक्वेशन का। आरजी बाटल ने बुक में डिफाइन किया हुआ है, अदरवाइज बहुत सारी बुक्स में ये नहीं लिखा होता कि स्टेट इक्वेशन क्या होती है। लेकिन ये सिंपल सी इक्वेशन है। स्टेट इक्वेशन में ये होता है कि आपको एक इक्वेशन गिवन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आप सिंपल किसी भी मेथड से इसका रूट फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक लगा लें, जो मर्जी कर लें, फैक्टराइजेशन कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें, आपने उसके रूट्स निकाल लिए। अगर ये रूट्स हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएं तो हम कहते हैं कि अब हमारा ये जो रिजल्टेंट सेट बना है, ये जो सेट आपने लिख दिया है, हम कहेंगे कि ये हमारी एक स्टेट इक्वेशन है। तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है कि द स्टेट इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन कैन बी प्लग इन द इक्वेशन एंड देन द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। यानी अगर हम अपने रूट्स की वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दें और अगर हमारी वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहते हैं कि जो हमारी इक्वेशन थी वो एक स्टेटेड इक्वेशन थी। नेक्स्ट बिल्कुल बच्चों वाली बात है लेकिन एज अ रिवीजन के तौर पर मैंने लिख दी क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने उनको रियल बिल्कुल भी नहीं आती, बेसिक ही उनका नहीं क्लियर। सो दैट इज वाई थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास ए बी कोई से भी दो सेट्स हैं तो उनका यूनियन और मैडम, इंटरसेक्शन। जी। एवरी इक्वल सेट है जो वो इक्विवेलेंट होता है।
क्या चीज समझ नहीं आई? एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट और नॉट मैम, इसको क्लियर हाँ कर जी, दें। हाँ जी। हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि इक्वल सेट तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इक्विवेलेंट की तो वैसे भी एक कंडीशन है, तो जाहिर बात है इक्वल सेट इक्विवेलेंट की वो जो एक कंडीशन है वो तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो इसलिए हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता है। थैंक यू। लेकिन ठीक है, फिर इंटरसेक्शन का हम देख रहे थे और यूनियन का देखिए। वैसे तो आपको सिंपल पता है कि अगर हम कोई भी एलिमेंट एक्स ले लेते हैं तो एक्स ए में भी बिलोंग करता है और एक्स बी में भी बिलोंग करता है, और जब हम यूनियन लिखते हैं तब भी हम सेम बात रिपीट करते हैं कि एक्स ए में भी बिलोंग करता है और एक्स बी में भी बिलोंग करता है। डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस एंड में आता है और में आता है। बस लिखने का थोड़ा सा मेथड चेंज है। अगर आप इंटरसेक्शन का जिक्र करोगे तो आपने एंड लिखना है, अगर आप यूनियन का कंसेप्ट यूज करोगे तो आपने और लिखना है। वो इस वजह से है क्योंकि खुद सोचे इंटरसेक्शन में हमने दोनों सेट्स में से चेक करना होता है कि कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो इस वजह से हम एंड यूज करते हैं ताकि हम दोनों सेट को एट अ टाइम यूज कर सकें और अपनी कंडीशन लगा के चेक कर सकें कि आया हुआ एलिमेंट दोनों सेट में बिलोंग करता है कि नहीं करता। लेकिन आपको पता है जब यूनियन लेते हैं तो यूनियन का मतलब होता है पूरा सेट लिख देना जो भी आंसर आ रहा है। तो अगर हम कोई एलिमेंट चेक करते हैं तो अगर वो एक उसके किसी सेट में मौजूद है, फॉर एग्जांपल एक्स अगर ए में है, तो इसका मतलब एक्स जो है ये पूरे आंसर के रिजल्टेंट में भी लाजमी होगा। सो दैट इज वाई और का यूज करते हैं, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, रिजल्टेंट में तो एक्स लाजमी ही लाजमी है। उसके बाद एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट आपको पता है कि खाली सेट होता है। अगर ए बी हमारे पास कोई से भी दो सेट हैं, अगर आप इसका इंटरसेक्शन लें, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो उसे आप ऐसे फाई से रिमूव करते हैं। इसका सेकंड नेम है वॉइड सेट। अब काफी सारी बुक्स में आप देखेंगे वॉइड सेट लिखा हुआ आएगा, या अगर वो कहेगा कि नॉन एम्प्टी सेट तो वो एम्प्टी की जगह वर्ड यूज करेगा नॉन वॉइड सेट, या इसको नल सेट भी कहा जाता है। इसमें मेन चीज क्या है देखने वाली, वो ये है कि अक्सर लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये जो सेट हमें दिया हुआ है ये एक एम्प्टी सेट है नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि लोग कंफ्यूजन उनको ये होती है कि सेट के अंदर अगर ये तो वो ये कहते हैं कि ये खाली सेट है तो इसका मतलब ये सेट एम्प्टी होना चाहिए, क्योंकि ये तो फाइल लिखा है, फाइल तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन एक चीज याद रखें कि जो आपके पास सेट है, सेट में कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, तो ये एक एम्प्टी सेट नहीं है, ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा होता या अगर सिंपल फाइव भी लिखा होता, ये दोनों कंडीशन एम्प्टी सेट को शो करती हैं। लेकिन ये सेट जो है ये एम्प्टी नहीं है, ये नॉन एम्प्टी है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पड़ा हुआ है उसके अंदर। बेशक खाली सेट है लेकिन पड़ा तो हुआ है ना, सो आप इसको नॉन एम्प्टी मैडम, कहेंगे। जी। हमारे पास अगर फाइव यूनियन 1 2 3 हो, तो हम जब यूनियन लेंगे तो 5 1 2 3 लिखेंगे या सिर्फ 1 2 3? अगर 1 2 3 भी लिख दें तब भी वैसे फर्क नहीं पड़ता, अगर फाइव ही साथ मेंशन कर दें। अगर हम सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं तब तो लाजमी आप लोग फाइव के साथ 1 2 3 लिखेंगे। अभी हम टोपोलॉजी पढ़ेंगे तो टोपोलॉजी में आप फाइव को माइनर कंसीडर नहीं करेंगे, आप लाजमी तौर पे उसमें फाइव लिखेंगे और पूरी स्पेस एक्स को भी लिखेंगे। अगर देखा जाए तो सेट, फाइव लिखना चाहिए। ये मैम नहीं लिखा हुआ होता, बास जगह मैंने देखा है फाइव। हाँ जी, वो नहीं लिखा होता लेकिन एज अ मैथमेटिशियन उनको लिखना चाहिए, क्योंकि बेशक खाली सेट है लेकिन उसकी वैल्यू हमारी मैथ की लैंग्वेज में है। उसके बाद सिंपल डिमॉर्गन लॉ, ये बिल्कुल बच्चों वाला है, ये पढ़ा होगा आपने डिमॉर्गन लॉ क्या होता है। जैसे बी यूनियन सी है, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसके बाद अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये मे भी शायद पता हो या ना पता हो आप लोगों को, बट हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी का नेम है आइडेम्पोटेंट लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अभी हमने जब फंक्शनल पढ़ी थी तो हमने ये कहा था कि प्रोजेक्शन फंक्शन हमारे पास एडेम्पोटेंट होता है। उसमें हमने कहा था कि पाई एक लीनियर फंक्शन है और पाई एडेम्पोटेंट है, यानी पाई का अगर स्क्वायर लें तो पाई वापस आ रहा था। तो ये एडेम्पोटेंट की डेफिनेशन है। या जब हम मेथड करेंगे तब आप एडेम्पोटेंट एलिमेंट पढ़ोगे, फिर आप कहते हो कि अगर किसी एलिमेंट का स्क्वायर लो वही एलिमेंट वापस आ जाए तो आप कहते हो कि वो एडेम्पोटेंट है। ये सिंपल वर्डिंग में
या सिंपल वर्डिंग में अगर आप ए को ए से मल्टीप्लाई कर दें तब हम कहते हैं कि वो आइडेम्पोटेंट है। अब हम सेट थ्योरी में कैसे डिफाइन करेंगे आइडेम्पोटेंट को? अंडर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो आप लोग उसमें क्या करते हो, उसमें जारी बात है आप यूनियन का और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, तो उसमें आपने क्या करना है, सेम एलिमेंट का सेम के साथ अगर इंटरसेक्शन लो वही एलिमेंट वापस आ जाए। अगर आप देखो तो दोनों बात तकरीबन सेम ही है, क्योंकि इधर भी सेम एलिमेंट को सेम से किया था तो आंसर वही सेम एलिमेंट आ गया था। बट यहाँ हम सेट थ्योरी में थे, यहाँ हम डिफरेंट बुक में थे, मेथड कैलकुलस करने किसी और बुक में थे। तो ये इसे कहते हैं अडेम्पोटेंट लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन लिखा है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये लिखा है ए यूनियन ए, अगर ए आ जाए तो ये भी अडेम्पोटेंट लॉ ऑफ यूनियन है। सेकंड है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव आपने पढ़ा होगा कि ग्रुप में शायद पढ़ा हो कभी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। उसे कहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ, या अबेलियन ग्रुप भी कहते हैं अंडर एडिशन। तो अब सेट थ्योरी में हम कैसे कम्यूटेटिव लॉ को डिफाइन करते हैं कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करें तो बी इंटरसेक्शन ये आ जाता है, अगर यूनियन में बात करें तो ये आ जाता है। ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है, बिल्कुल मुश्किल नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है, एसोसिएटिव लॉ पढ़ना है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन थ्री है, एक चीज याद रखिएगा, एसोसिएटिव लॉ में दोनों जो साइन होते हैं वो सेम होते हैं। इधर भी देखें सेम है, यूनियन है तो दोनों साइड पे यूनियन यूज किया जाता है। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करोगे तो यहाँ पे साइन ऑपोजिट होता है, सेम भी हो सकता है बट ऑपोजिट भी हो सकता है, ये चीज याद रखनी है आपने। ये बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है एसोसिएटिव लॉ में और डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर। तो एसोसिएटिव में दोनों साइन सेम होते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव में साइन ऑपोजिट होते हैं। अभी आपने फंक्शनल पढ़ी थी तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में फील्ड की डेफिनेशन पढ़ाई थी जहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया था। तो ये भी बिल्कुल वैसे है कि अगर हमने एसोसिएटिव लॉ करना है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट लिखे, बाकी दो लिख देने हैं, यानी ब्रैकेट बस इंटरचेंज करनी है, पहले दो में ब्रैकेट है फिर लास्ट वन में ब्रैकेट है। यूनियन में भी सेम ऐसे करना है, और जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करोगे तो आपने फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ के इसके साथ भी इसका इंटरसेक्शन लेना है, फिर इसको फिक्स करके फिर ए का आपने यू के साथ भी इंटरसेक्शन लेना होता है। ये बिल्कुल वैसे बेसिक सी बात है, इसमें तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। और कॉम्प्लीमेंट तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सिक्स क्लास में सेवन एट में, ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि कोई भी यूनिवर्सल सेट में से जो सबसेट हमें गिवन होता है उसको माइनस करना कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, और उसको छोटा सा सी से डिनोट किया जाता है। लेकिन आगे जब हम टोपोलॉजी करेंगे तो हम उसको बाहर से यूज करेंगे ऐसे। अब कॉम्प्लीमेंट को बाहर से भी यूज किया जाता है, लेकिन हम टोपोलॉजी में कोलोइयर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो तब वहां पे भी कोलोइयर को ऐसे स्लैश से डिनोट किया जाता है। तो वैसे अगर आप कोशिश करें कॉम्प्लीमेंट के लिए सी यूज करें और कोलोइयर के लिए ऐसे स्लैश यूज करें, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाए। बुक में हर राइटर की मर्जी होती है, वो जैसे मर्जी नोटेशन दे, लेकिन हमें डिफरेंस का पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है, ताकि हम खुद कंफ्यूज ना हो। अगर हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो सिंपल, आप अगर एक्स सेट है आपके पास, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में से अगर आप बी को निकाल रहे हो तो इसका मतलब ये है कि जो आप एलिमेंट ले रहे हो वो एक्स ए में है, दूसरे में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बी को जाहिर बात है निकाल दिया है, तो एलिमेंट भी उसके अंदर मौजूद नहीं होगा। ये ऊपर मैंने डिफाइन किया है कि कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, ए स्लैश बी लिख सकते हैं, फिर यूनियन चेंज हो जाता है, इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। या आपने आई थिंक टोपोलॉजी में पढ़ा होगा, टोपोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 बीएससी में किया होगा, या मे बी कुछ अगर आपको याद हो, वरना हम पढ़ेंगे फिर आपको वहां पे समझ आ जाएगा कि कैसे हम कॉम्प्लीमेंट स्लैश के थ्रू लेते हैं। उसमें हम फ्रंटीरियर पॉइंट पढ़ेंगे, तो फ्रंटीरियर पॉइंट सारा इसके ऊपर बेस करता है कि कैसे हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और एक सेट का फ्रंटीरियर निकालते हैं, फिर इंटीरियर निकालेंगे, फिर उसका जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट फाइंड करेंगे, सब कुछ फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है कार्टियन प्रोडक्ट। कार्टियन प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। और आपको पता है कि जब कार्टियन प्रोडक्ट करते हैं तो ए कोमा बी की सूरत में लिखा जाता है। अगर ए क्रॉस बी है, यानी ए और बी अगर आपके पास कोई भी दो नॉन एम्पटी सेट है, अगर आप उसका प्रोडक्ट लेते हो तो प्रोडक्ट को आप ऐसे ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखते हैं, ए कोमा बी, जिसमें ए जो है वो फर्स्ट ए में से बिलोंग करता है और बी कैपिटल बी से बिलोंग करता है। फिर आगे आप पढ़ते हो, ये वैसे फर्स्ट ईयर की बुक में है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, फिर उसके बाद उसने वहाँ पे रिलेशन को डिफाइन किया हुआ है। फिर आई थिंक मैट्रिक की बुक में भी है कि वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, इसको भी हम अभी रिवीजन करेंगे। तो रिलेशन क्या होता है, एनी, या इसको बाइनरी रिलेशन भी कहा जाता है, दोनों चीजें सेम है। अगर हम कोई भी सबसेट ले लेते हैं ए क्रॉस बी का, यानी एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन।
असल में ये ऐसे निकालते हैं, वैसे कभी पूछा नहीं है एग्जाम में उसने, लेकिन इसको निकालने का मेथड बिल्कुल सिंपल होता है। जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो हमारे पास ना बहुत ज्यादा सेट्स की ना कलेक्शन आ जाती है, ऐसे इस टाइप के ना ऑर्डर पेयर में बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। फिर हम अपनी मर्जी से कोई से भी सबसेट पिक कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस सेट में 4 एलिमेंट है, तो मैं खुद से कोई सबसेट ले लूंगी जिसमें 2 एलिमेंट हो जाएंगे, और वो जो सेट न्यू बनेगा मैं कहूंगी कि वो मेरे पास एक बाइनरी रिलेशन है। क्यों? क्योंकि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। इसके लिए आप उसका कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले सकते हो, ये नहीं सोचना कि कोई खास कंडीशन वो सेटिस्फाई करे, नहीं ऐसा नहीं है, कोई भी उसका नॉन एम्प्टी सबसेट हो सकता है। दूसरी एक अहम नोट लिखा हुआ है कि अगर ए सबसेट बी का है, इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अब खुद आप देखें, ए सबसेट बी का है, इसका मतलब ए छोटा है बी बड़ा है, ए छोटा है। तो जब आप इंटरसेक्शन लेते हो आप कॉमन देखोगे, खुद सोचें ये छोटा है ये बड़ा एलिमेंट है। जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हम इंटरसेक्शन में छोटा देखते हैं हमेशा, तो छोटा सेट आएगा। और याद रखें, जब हम यूनियन, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ यूनियन होता तो यूनियन में हम बड़ा हमेशा एलिमेंट देखते हैं, बड़ा वाला सेट देखते हैं। तो अगर यहाँ यूनियन लिखा होता तो आप बी लिखते, अगर इंटरसेक्शन है तो आपने छोटा वाला लिखना। इसका कंसेप्ट आपको वैसे छोटी क्लासेस में अगर देखा होगा तो पढ़ा ही होगा आपने। उसके बाद ये इंटरव्यू में अक्सर आ जाता है कि व्हाट इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ये एक दो बार पूछा भी गया अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो वो ये नहीं कहते कि बुक की डेफिनेशन सुनाओ, ये चीज भी याद रखिएगा, वो ऑफिशियल डेफिनेशन आपसे नहीं सुनते। वो सिंपल सा पूछते हैं कि अपनी वर्डिंग में बताएं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अपनी वर्डिंग में आपने ये कहना है कि फॉर एग्जांपल अगर जी आपके पास कोई सी भी नॉन एम्प्टी सबसेट है, अगर आप उसके ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक अप्लाई करें, स्टेरिक मीन प्लस माइनस कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें, और उसको अगर आप ऑर्डर पेयर में लिख दो, तो आप कहते हो कि वो जो आपके पास ऑर्डर पेयर बना है वो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना रहा है। और उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पर हम कोई भी डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ग्रुप थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी में हम बात करें तो हम ग्रुप की अगर कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई कर दें तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास ग्रुप थ्योरी बना रहा है, यानी वो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। या अगर आप सेट की बात करते हैं तो सेट की कंडीशन इस पर अप्लाई करो तो आप कहोगे कि ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये सेट की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर फील्ड की अप्लाई करो तो फील्ड बन जाएगा, रिंग करोगे तो रिंग बन जाएगा। सिंपल, बस किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक के साथ कंबाइन करके ऑर्डर पेयर में लिखना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। फिर हम आते हैं फंक्शन पे। अब बहुत सारे बच्चों को फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, डेफिनेशन उनको रटी लगी होती है, वो उनको पता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी इज कॉल्ड फंक्शन, लेकिन उनको सही मायनों में फंक्शन की डेफिनेशन नहीं आती होती। अगर उनको कोई एग्जांपल दे दी जाए तो वो फंक्शन नहीं बता सकते कि वो सेट जो हमें दिया है वो फंक्शन है कि नहीं है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास कोई सेट गिवन है तो आप कैसे चेक करोगे कि वो फंक्शन है कि या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये सेट दिया हुआ है, उधर ऑप्शन में आ जाए ए में ये फंक्शन है कि नहीं है, बी में नॉट फंक्शन, सी में वन वन कह दे, कुछ भी कह सकता है ऐसे। तो आप सारी कंडीशन चेक करने से पहले ये देखेंगे कि जो आपके पास सेट गिवन है वो फंक्शन है कि नहीं है। तो ये चीज याद रखिएगा, यूनिक का मतलब ये है कि डोमेन के एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते फंक्शन के अंदर। यूनिक का मतलब यही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज इन व्यू। यानी जब हम मैपिंग बनाते हैं ऐसे करके तो डबल साइड, यहाँ पे एक एलिमेंट से 2 तीर नहीं जाने चाहिए, यानी अगर ये एलिमेंट है तो हम 2 तीर यहाँ से नहीं खींच सकते। तो इसका मतलब जो डोमेन के एलिमेंट है वो यूनिक होते हैं, यानी रिपीट नहीं होते। तो अगर आपको इसको ऑर्डर पेयर में लिखना आता है कि ये डोमेन होती है ये रेंज होती है, इस चीज का तो आपको आइडिया होगा। यहाँ पर भी ये डोमेन है ये रेंज है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन डोमेन के एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। लेकिन इसमें हम देखें वन इधर भी आ रहा है वन इधर भी आ रहा है, इसका मतलब डोमेन के एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, यानी डबल तरफ एरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो आपने बस ऐसे चेक कर लेना सिंपल एग्जांपल से, अगर डोमेन के एलिमेंट रिपीट हो रहे हो तो वो फंक्शन नहीं है। अगर डोमेन के एलिमेंट कोई भी रिपीट ना हो रहा हो तो आप कहोगे हाँ जी वो लाजमी तौर पर फंक्शन है। फिर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फंक्शन और मैपिंग की डेफिनेशन में, क्योंकि बहुत बुक्स में फंक्शन की जब डेफिनेशन लिखी होती है तो स्लैश डालकर मैपिंग भी लिखा होता है। मैट्रिक की बुक में लिखा है, आई थिंक काफी बुक्स में लिखा होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, फंक्शन और मैपिंग सेम नहीं होते, दोनों में डिफरेंस है। फंक्शन में आपको पता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी, इसका तो आपको पता चल गया। मैपिंग क्या होता है? मैपिंग का मतलब है कोई भी आर्बिट्रेरी मैपिंग
डोमेन के एलिमेंट रिपीट हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, जो कुछ मर्जी रिपीट हो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब मैपिंग आर्बिट्रेरी होती है, हम अपनी मर्जी से प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन में हमें रिस्ट्रिक्शन गिवन होते हैं कि हमने यूनिकनेस देखनी होती है। तो इसके दरमियान में फिर रिलेशनशिप ये होता है कि हर फंक्शन मैपिंग होता है, लेकिन जो मैपिंग होता है वो फंक्शन नहीं होता, लाजमी नहीं है फंक्शन हो, क्योंकि उसमें हम वो जारी बात है यूनिक वाली कंडीशन तो नहीं देख रहे होते। सो दैट इज वाई ये उन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप है। और उसी बुक में डेफिनेशन एक यूज की हुई है ऑनेस्ट फंक्शन की। तो ऑनेस्ट फंक्शन क्या होता है, उस वो थ्योरम्स करेगा, जब आप बुक रीड करेंगे बार्टल की तो उसमें आप देखेंगे ऑनेस्ट फंक्शन वो बहुत वर्ड यूज करेगा। ऑनेस्ट फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो वो थ्योरम प्रूव कर रहा है वो उसने अच्छे से प्रूव किया है, जो हम रीडर है जारी बात है, तो हमें हमारे लिए कोई कंफ्यूजन उसने नहीं छोड़ी। तो इसका मतलब ये है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि इसका मतलब क्या है। फिर आपको पता है फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, ऑन टू फंक्शन, वन वन फंक्शन आ जाता है। ये तो वैसे आप बेसिक से पढ़ते आ रहे होंगे बट मैं रिवाइज करवा देती हूँ। इनटू फंक्शन क्या होता है? इनटू का मतलब ये होता है कि आपके पास जो रेंज है, ये आपको पता है ये रेंज है, वन और टू रेंज का सेट है। ये जो रेंज है ये सबसेट होता है कोडोमेन का। कोडोमेन आपको पता है पूरा सेट होता है। तो यानी जो रेंज सेट है अगर वो सबसेट हो जाए कोडोमेन का तो हम कहते हैं कि वो ऑन टू फंक्शन है। जबकि ऑन टू फंक्शन में हमारे पास क्या होता है, उसमें रेंज बराबर होती है कोडोमेन के, ये थोड़ा सा फर्क है इनमें। और वन वन में क्या होता है कि बिल्कुल ही यूनिक मैपिंग हो रही होती है। और बाइजेक्टिव जो, अगर कोई ऐसा सेट जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो तो वो बाइजेक्टिव कहलाता है। अभी आप ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तो आप उसमें बाइजेक्टिव बहुत यूज करेंगे कि क्या होता है बाइजेक्टिव। अब फंक्शन में जो मेन क्वेश्चन वो पूछता है वो क्या पूछता है, इंटरव्यूअर में तो मोस्टली वो पूछ लेते हैं, वो कहते हैं कि व्हाट इज फंक्शन। वो आपसे ये भी कहेगा, अगर आपने बुक की डेफिनेशन सुना दी वो ये कहेगा मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं आपसे सिंपल डेफिनेशन पूछ रहा हूँ कि फंक्शन क्या है, अपनी वर्डिंग में बताएं व्हाट इज फंक्शन। तो आप कहोगे कि फंक्शन हमारे पास एक ऐसी मशीन होती है जिसको हम इनपुट देते हैं और आंसर में हमें आउटपुट ऑब्टेन होती है, इसे हम फंक्शन कहते हैं। या आपने अपनी वर्डिंग में डेफिनेशन सुनाई है। फिर वो कहेगा ठीक है व्हाट इज इनपुट, इनपुट का मतलब क्या है। तो आप कहोगे कि इनपुट क्या होता है हमारे पास, इनपुट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो हम अपनी मशीन को देते हैं किसी एक्सप्रेशन की फॉर्म में, जैसे मतलब मैथ में हम बात करें तो आप कहोगे कि हमने अपनी मशीन को जो भी एक्सप्रेशन दी है तो वो जो एक्सप्रेशन है वो उसका इनपुट कहलाती है, और उस एक्सप्रेशन से जो हमें रिजल्ट मिलता है वो उसका आउटपुट कहलाता है। ये हो सकता है कि वो आपसे पूछ ले कि व्हाट इज डोमेन, ये पूछ सकता है, तो आपको ये कलेक्शन ऑफ इनपुट इज कॉल्ड डोमेन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इस वजह से मैं ये भी साथ करवा रही हूँ आपको ताकि आपको साथ साथ समझ आ जाए क्या चीज है। उसके बाद कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है, ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शन है उनको कंपोज करना कंपोजिशन फंक्शन कहलाता है। ये सेकंड ईयर की बुक में सबसे पहले पहले चैप्टर में यही दिया होगा कि कंपोजिशन कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन जो मेन चीज याद रखने वाली है वो ये है कि अगर हम जी सर्कल एफ करें, यानी पहले जी का एफ के साथ कंपोज करें, तो वो एफ जी के साथ कंपोज नहीं हो सकते, यानी कि दो इक्वल नहीं होते आंसर में। ये एक अहम नोट था, मैंने ये लिख दिया बिकॉज कंपोजिशन तो आपको पता होगा कि कैसे निकालते हैं। बाकी सिंपल सी बात लिखी है कि अगर आपके पास माइनस वन होल की पावर एन सीक्वेंस है तो ये ऑल्टरनेट करती है हमेशा माइनस वन और वन के दरमियान में। कुछ सोचे एन की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो आपको वन माइनस वन, वन माइनस वन, वन माइनस वन, दो ही नंबर्स ऑब्टेन हो गए, जिसको मैंने ऐसे सेट में लिख लिया। ये मैंने लास्ट लेक्चर में जो एमसीक्यूज करवाए थे उसमें सेम यही वाली एग्जांपल बताई थी कि क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन। एक होता है मैथमेटिकल इंडक्शन का, तो आपको आइडिया होगा कि मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे करते हैं। कि कोई भी अगर आपको फंक्शन दिया होता है आप उसमें पहले जीरो पुट करते हो, फिर वन पुट करते हो, फिर टू पुट करते हो, फिर इस तरीके से वैल्यूज पुट करके चेक करते हैं। अगर इक्वेशन में राइट साइड लेफ्ट के बराबर हो जाती है तो आप कहते हो कि मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू हमने थ्योरम प्रूव कर लिया। ये सिंपल सी बात है। अब हम जो मेन चीज पढ़ने लगे हैं वो पढ़ने लगे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्योंकि सबको सिंपल मैथमेटिकल इंडक्शन का पता होता है लेकिन सेकंड वाले का नहीं पता होता, क्योंकि बहुत कम जगह पे सेकंड का यूज किया जाता है और माइनर से डिफरेंस है। और सेकंड वाले का जो नेम है दूसरा उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन, ये इसका दूसरा नेम है। ये असल में ना कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ते हैं जब, तो कॉम्बिनेटोरिक्स में भी शायद कभी किसी ने पढ़ी हो, तो कॉम्बिनेटोरिक्स सारी नंबर थ्योरी पे है तो उसमें हम स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करते हैं।
तो मे बी अगर कोई बच्चा प्योर का हो उसको आइडिया होगा कि क्या होता है स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी कि एवरी नॉन एम्पटी सबसेट ऑफ एन हैज अ लीस्ट एलिमेंट। वो कहना चाहता है आपके पास अगर कोई भी सेट गिवन है, कोई भी सेट ले लें, उसमें फॉर एग्जांपल 3 एलिमेंट्स हैं, तो आपको पता है कि 3 एलिमेंट में कोई ना कोई नंबर तो छोटा होगा एक दूसरे से किसी भी सेट के अंदर। तो जाहिर बात है उसने कहा है कि ये जो प्रॉपर्टी होती है किसी सेट की जिसमें कोई ना कोई एटलीस्ट एक लीस्ट नंबर मौजूद हो, तो हम कहते हैं कि वो वेल ऑर्डर्ड सेट है। ये बेसिक सी बात है, इतना मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट है मैथमेटिकल इंडक्शन, ये है फर्स्ट प्रिंसिपल। आपको पता है मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे चेक करते हो, उसमें आप कहते हो कि अगर आपके पास एन एक नेचुरल नंबर का सेट है, उसका आप कोई भी सबसेट पिक कर लेते हो, फिर आप क्या करते हो, पहली प्रॉपर्टी चेक करते हो कि वन उस एस सेट में होना चाहिए। ऐसा आपके पास एन का एक सबसेट है, आप कहते हो कि वन भी एस में होना चाहिए, और अगर आप के एलिमेंट लो वो भी एस में होना चाहिए, और के प्लस वन एलिमेंट भी एस में होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, एक दो तीन, तो आप कहते हो कि जो आपके पास एस सेट है वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, थ्योरम की लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। इसे कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। और सेकंड में क्या होता है, सेकंड में ये है कि आपने बस शाम वन वाली कंडीशन नहीं तो देखनी होती, इसको आप निग्लेक्ट कर देते हो बस। के और के बेटा प्लस मेरा वन क्लास लाजमी हो चेक रही है, करते हैं। टीचर पढ़ा रही हैं अभी नीचे नो। के और के प्लस वन की कंडीशन लाजमी सेटिस्फाई होती है, जस्ट वन वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तब हम कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन है। तो नीचे मैंने वैसे क्वेश्चन भी राइज कर दिए क्योंकि ये जाहिर बात है बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि डिफरेंस बताएं फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में उसने कहा कि हम वन वाली कंडीशन चेक करते हैं, जबकि सेकंड में वन वाली कंडीशन चेक नहीं करते। तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम सेकंड चैप्टर पढ़ लेते हैं रियल एनालिसिस का। सेकंड चैप्टर इजी है, बिल्कुल बच्चों वाली बात है। अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फर्स्ट ईयर का पहले पहले चैप्टर में उसने बताया है अलजेब्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है। आपने अंडर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी आपने क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सारे लॉज को अगर आप चेक करते हो और इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करो, तो इससे जो कलेक्शन होती है आप कहते हो कि वो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज है। इतना तो आपको वैसे आइडिया होगा। या वैसे क्लोजर ला तो चेक करना आता है कि दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो उसी सेट के अंदर बिलोंग कर जाए, वो क्लोजर ला होता है। एसोसिएटिव मैंने पढ़ाया था अभी। आइडेंटिटी आपको पता है अंडर रिलेशन जीरो होती है, और इनवर्स भी अगर उस सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सिंपल सी बात है, ये मुश्किल नहीं है। अगर ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहते हैं कि वो अलजेब्रिक सेट बना रहा है हमारे पास। बाकी मैंने वैसे कुछ सिंपल से जो मुझे लाइन अहम लगी, जो भी नोट आता गया मैं उसको हाईलाइट करती गई हूँ। सो अगर आप बुक ना भी रीड करें, ये रीड कर लें, आपका काफी सारा काम इधर ही हो जाएगा। फिर आता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर आपको पता है ऐसे नंबर जो बटे की फॉर्म में लिखे जा सके वो रैशनल कहलाते हैं। लेकिन हम हर बटे वाले नंबर को जुबानी नहीं बता सकते कि वो रैशनल है कि नहीं। उसके लिए हमें उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, मीन्स पॉइंट में लिखना पड़ता है। तो फिर रैशनल नंबर का इसका मतलब हमें कैसे पता चलता है, वैसे पता चलता है कि अगर आपके पास पॉइंट के बाद नंबर फाइनाइट है, फाइनाइट का मतलब जैसे 3.14 है, 2.7, 3.9, 9.8, कोई भी ऐसा फाइनाइट नंबर है, तो हम कहते हैं कि वो हमेशा रैशनल होगा। या अगर पॉइंट के बाद कोई एक खास नंबर रिपीट हो रहा हो, जैसे ये 333 है, या थ्री अगर बढ़ता भी जा रहा है आगे इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता कहाँ रुक रहा है, तो तब भी ये रैशनल नंबर है। अगर आपने फर्स्ट ईयर की बुक सारी बता कुछ पढ़ी होगी, तो जो नंबर रिपीट हो रहा होता है उसको हम ऐसे बार लिख देते हैं उसके ऊपर। ऑफिशियल बुक में बार यूज किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि थ्री बढ़ता ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा। तो अगर पॉइंट के बाद नंबर फाइनाइट हो या रिपीट हो रहा हो, तो हम कहते हैं वो रैशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर में ये होता है पॉइंट के बाद नंबर रिपीट तो हो रहा होता है लेकिन डिफरेंट वैल्यू आ रही होती है, जैसे यहाँ 3 है तो 4, 5, 6, 7, 8, बिल्कुल डिफरेंट नंबर आ जाएंगे। और वो नंबर हमेशा कभी खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइट बढ़ता जाएगा, तो उसको हम कहते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। ये तो बच्चों वाली बात है, ये मुश्किल नहीं है। लेकिन आपसे पूछा क्या जाता है, वो मेन चीज पूछता है पाई के बारे में और 22/7, 22/7, इसका पूछता है कि ये रैशनल है और इरेशनल है। ये अक्सर पूछा भी जाता है, आप में आपसे कभी मे भी इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया हो कि बताएं पाई जो है वो रैशनल है कि इरेशनल नंबर है। मैं सेकंड लिंक भेजती हूँ, ये मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है।